तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वही देखने वाले हैं सबसे पहले कि मेटल में करंट किस तरह से फ्लो करता है, और अगर उसको हम लोग एक्वस फॉर्म में लेना, पानी घोल करके लेते हैं, तो वहां पर किस तरह से करंट फ्लो करता है। तो मेटालिक कंडक्टर का तो लगभग जानकारी है ही, सारे लोगों को 10th में ये पढ़ा दिया जाता है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है वो किसके मूवमेंट से होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, है ना। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि अगर वायर को गर्म करते हैं, ठीक है, एक कॉपर वायर ले लो और एक तो सिलिकॉन ले लो। एक कॉपर क्या है, ये तुम्हारा मेटल है, और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। इन दोनों को अगर गर्म करेंगे तो इनका कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों में बढ़ेगा। इस मेटल में तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर गर्म कर रहे हैं ना तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब दोनों में केस क्या होता है कि मेटल में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद उसको हम लोग गर्म कर दिए, तो गर्म करने से बहुत सारा और फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वहां पर जगह नहीं बचता है कि वो मूव कर सके, ठीक है ना। मूव करने के लिए जगह नहीं बचता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है और इसका जो रेजिस्टेंस होगा बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना, मेटल को अगर गर्म करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिल पाता है मूव करने के लिए, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत कम था, गर्म कर दिए तो अब थोड़ा सा ठीक लेवल में आ गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, करंट जो है ना इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। दीज आर द मेटालिक सब्सटेंस। मेटालिक कंडक्टर क्या है, तो these are the metallic substances which allow electricity to pass through them without undergoing any chemical change। यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। वही हम लोग जब NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं ना तो वहाँ पर केमिकल चेंजिंग होता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाता है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, और फिर वो आयन मूव करना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, बस इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ सच कंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल वो दोनों क्या होंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। कैसे मूव करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, देखो अभी इन तीनों में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब हम लोग करंट देंगे तो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, है ना, ए वाला खाली हो गया। उसके बाद अगला बार नेक्स्ट टाइम जब होगा, अभी हमारा ए वाला खाली हो गया है, अगला स्टेप में ए इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आगे, है ना, ए वाला इलेक्ट्रॉन अगला स्टेप में इसमें जंप कर जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया था वो अगला स्टेप में, फिर ए वाला खाली। तो तुमको लगेगा ना कि इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है और हॉल इधर भाग रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन और हॉल का दोनों का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हम लोग हॉल के जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है ना उस डायरेक्शन को ओरिजिनल मान करके चलते हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि करंट उधर ही फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है या फिर हॉल के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। नहीं, हॉल तो इधर जा रहा है ना, तो करंट भी इधर ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम लोग करंट मानते हैं ना, ये हमारा मान्यता है। इलेक्ट्रॉन जिधर से मूव कर रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। करंट अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, हॉल इधर मूव कर रहा है। द कंडक्शन ड्यू टू मेटालिक कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। सीजियम, Hg एंड गैलियम आर मेटालिक कंडक्टर। ये सारे के सारे मेटालिक कंडक्टर हैं, बट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बट ये सारे रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्मेट में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइट मेन वही था हमारा, एक तो कंडक्टर था, सॉलिड कंडक्टर, जिसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पर कंडक्टर ही होगा बट वो लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में होगा, और वहां पर जो करंट फ्लो करेगा ना वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करंट फ्लो करेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था ना, जो कि पिछला स्लाइड में हम लोग देखे थे, वो सारा फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, वहां पर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था ना, बट यहाँ पर केमिकल चेंजिंग हो रहा है, Na+Cl- इस तरह से ब्रेक हो रहा है, तो इसको बना दिया गया केमिस्ट्री का पार्ट, और ये वाला पूरा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं।
Na+Cl या फिर HCl हो गया, बहुत सारा ऐसा हो सकता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। कोई होता है आसानी से डिसोसिएट कर गया तो उसमें करंट इजीली फ्लो कर जाएगा। कोई होता है आसानी से डिसोसिएट नहीं करता है, नहीं टूटता है, तो उस सब में मुश्किल होता है करंट फ्लो करना। तो उसी के प्रॉपर्टी, जैसे वहां पर लोग मेटल नॉन कंडक्टर पढ़ रहे थे ना, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, उसी तरह से यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट रहा तो कब वो अच्छा करंट फ्लो करेगा और कब अच्छा नहीं करंट फ्लो करवाएगा। उसमें पढ़ते थे कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ भी पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर भी ये भी पढ़ने वाले हैं कि मतलब कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो Na+Cl- तो NaCl कंसंट्रेशन बढ़ाने क्या, ज्यादा से ज्यादा नमक डाल दिए, उसमें पानी में मिला दिए, जितना ज्यादा नमक मिलाएंगे उतना ज्यादा कंसंट्रेशन उसका बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो सारा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। These are the substances which allow the electricity to pass through them in their molten state। या तो पिघला हुआ रहेगा और या फिर एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है ना। पिघला हुआ कंडीशन में सॉलिड फॉर्म में करंट फ्लो करेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसके एटम्स, सॉलिड फॉर्म में उनके जो एटम्स होंगे ना, क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड होंगे, बंधे हुए होंगे। देखो NaCl का दो फॉर्म हो सकता है, एक लिक्विड लो पानी में डाल करके, और एक लो सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में क्या होंगे ना कि इनके एटम्स होंगे काफी क्लोज होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। इनके पास उतना स्पेस नहीं रहेगा मूवमेंट के लिए, तो इसमें करंट कम फ्लो करेगा। लेकिन वही पानी डाल दो तो फिर Na+Cl- में ब्रेक हो गया, फिर करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा। दीज अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन एक केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया है ना, टूट जाना। when electricity pass through them, जब करंट इससे पास करवाते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है। इन रियल सेंस द इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस है which dissociate into its ion। वो अपने आयन में ब्रेक हो जाता है जब हम लोग इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि पानी, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, उसमें हम लोग डालते हैं तो एक क्या होता है, आयन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सिंपल वही है, पानी में डालो, अपने कंस्टिट्यूट पार्टिकल में जो है ना वो ब्रेक हो गया और उसके बाद उसमें से करंट फ्लो करने लगा। तो जैसे वहां पर तार था, मेटल था, जैसे वहां पर पहले हम लोग कॉपर के प्रॉपर्टी और एल्युमिनियम के प्रॉपर्टी पढ़ते थे, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर का रेजिस्टिविटी पता करते थे, है ना, कौन कितना ज्यादा कंडक्टर है, किससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वो पढ़ते थे। वहां पर बस वही सब चेंज होकर के अब HCl आ गया, NaCl आ गया, CH3COOH आ गया, ये सारा कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट और कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर इसको मेटल बोलते थे, यहाँ पर इसको कंडक्टर बोलते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब कंडक्शन इसमें कैसे होता है, तो अभी तो पता चल ही चुका है कि आयन में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कब बोलेंगे, जब करंट आयन की वजह से फ्लो कर रहा होगा। तो जो भी मटेरियल हम लोग लेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड। अब कंडक्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हो। वीक वाला जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो करंट फ्लो करने में दिक्कत होगा। साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर पर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट का, कितना उसको तोड़ पा रहा है आयन को कि नहीं तोड़ पा रहा है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो ज़्यादा तेज करंट फ्लो करेगा, कंसंट्रेशन लो रहेगा तो कम। उसके अलावा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा उस पर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होंगे, जैसे पहले था सॉलिड कंडक्टर के बारे में, कुछ कंडक्टर होता था, कुछ नॉन कंडक्टर होता था, कुछ सेमी कंडक्टर होता था। उसी तरह से यहाँ पर भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम करंट फ्लो करेगा, जैसा कि सेमी कंडक्टर में कम करंट फ्लो करता था, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा करंट। एसिड बेस एंड देयर साल्ट, ऑल आर, ये सब साल्ट ही है ना, NaCl, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसी में से कुछ स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ वीक होता है, ये सारा का सारा स्ट्रॉन्ग है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू डिसोसिएट, कितना आसानी से ब्रेक हो जाता है इस पर इसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है।
हाँ, जैसे अगर मान लो कि ये सब में से कुछ ले रहे हो तो ये सब बहुत जल्दी ब्रेक होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि करंट अच्छा फ्लो करेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वहीं यहाँ पर ले लो, ये उल्टा पुल्टा लिखा गया है CH3, अच्छा ये वाला है CH3 C डबल OH, और ये H2CO3 है, हाँ, जिंक क्लोराइड HgCl2, ये सारा उतना फास्ट ब्रेक नहीं होगा, तो इसमें करंट का कंडक्टिविटी थोड़ा सा लो ही रहने वाला है। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दे दिया है, क्या क्या डिफरेंस है। तो एक में इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट था, तो उसमें मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, आयन का। नो केमिकल चेंज, यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना जो होता है ना ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन। अब NaCl में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा का रिडक्शन होता है। Na+, एक क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, है ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए तो Na+ बना है। इसको ऐसे लिखो, Na माइनस, Na बन गया Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एक क्या बन गया, यहाँ पर Cl- लिखो, और यहाँ पर Cl लिखो और प्लस इलेक्ट्रॉन लिखो। तो एक इलेक्ट्रॉन Cl क्या किया है, गेन किया है, गेन किया है, तो इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। चार्ज का रिडक्शन मतलब खत्म, कम हो जाना ही रिडक्शन, चार्ज का घटा है ना, इसलिए बोलते हैं क्लोरीन का रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा का रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें होना कंपलसरी है, और इसमें इस टाइप का कुछ नहीं होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, इसमें मैटर का कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, मैटर जैसे तुम देखोगे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे दो ठो इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, इसमें जब करंट फ्लो करवाते हैं ना, तो यहाँ से मटेरियल उठ उठ करके और इस पर आकर के जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक मेथड होता है तुम्हारा, जैसे हम लोग परत चढ़ाते हैं ना किसी चीज पर, एक मेटल पर दूसरा चीज का परत चढ़ाते हैं, तो वो करंट का ही यूज करके चढ़ाते हैं, तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, मैटर इसमें ट्रांसफर होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटल में हम लोग देखे थे, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मतलब जगह नहीं मिल रहा था उनको आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस, फैराडे लॉ इज नॉट अलाउड, फैराडे लॉ को आगे पढ़ना है, इसमें हम लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे, यहाँ पर फैराडे लॉ यूज होता है, यहाँ पर नहीं यूज होता है, यहाँ पर सिर्फ ओम्स लॉ, है ना। डिफरेंस देख लिए। उसके बाद है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसमें कंडक्टेंस किस तरह से होगा, the power of electrolyte to conduct electric current is called conductance, मतलब उसका करंट को फ्लो करवाने का जो पावर है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलेंगे। जस्ट लाइक मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन आल्सो ओबे ओम्स लॉ, यहाँ पर भी ओम्स लॉ फॉलो करता है। ओम्स लॉ के अनुसार करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज होगा, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट तुम्हारा बढ़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर करंट, इसमें मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट कोई केमिकल रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतना इससे करंट पास हो जाएगा, तो ओम्स लॉ को ये फॉलो करते हैं। उसके बाद एक कंडक्टिविटी सेल है, एक तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। कंडक्टिविटी सेल होता क्या है, द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन तुम लिए हुए हो उसका हम लोग रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, है ना। मान लो कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर डाला हुआ है, इसका हम लोग को मेजर करना है रेजिस्टेंस, कि इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का या फिर कंडक्टिविटी सेल का यूज करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मे बी डन विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। इस कंडक्टिविटी सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। देखो अगला फिगर में कंडक्टिविटी सेल हम लोग को मिल जाएगा, ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल दिया गया, कंडक्टिविटी सेल का फोटो है इसमें, ये देखो ये तुम्हारा कंडक्टिविटी, इसके अंदर है मटेरियल लिक्विड जो भी है,
इलेक्ट्रोलाइट और इसके अंदर डाला हुआ है, और यहाँ पर दोनों जिसका भी मेजर करना है रेजिस्टेंस, HCl मान लो HCl का या फिर NaCl का, CH3COOH का, जिसका भी रेजिस्टेंस मेजर करना है ना, उसको इसमें डाल दो। यहाँ पर प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट लगा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। इसका लेंथ रहेगा L, मान लो लेंथ है, और इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ करके और इसको हीट स्टोन ब्रिज में डाल देते हैं। ऐसे तो हीट स्टोन ब्रिज से निकाल ही सकते हैं, अब ऐसे डायरेक्ट भी निकल जाता है। डायरेक्ट कैसे निकलता है? हाँ, डायरेक्ट मेजर कर लेंगे, अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया है, डायरेक्ट मेजर करके बता देंगे कि इतना रेजिस्टेंस है इसका। तो पहले हम लोग वो वाला देख लेते हैं। देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल हीट स्टोन ब्रिज में, हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, सिंपल 4 ठो रेजिस्टेंस होता है ना, और यहाँ पर एक ब्रिज है, इसका और इसका पोटेंशियल, इससे कोई करंट पास नहीं करता है। इसमें हम लोग का होता क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। कनेक्ट कर दोगे तो भी इसमें से करंट पास नहीं करेगा। ये डिटेक्टर इसलिए लगाते हैं ना, यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना, इसका मतलब हीट स्टोन ब्रिज तुम्हारा बैलेंस नहीं है। जब ये डिटेक्शन शो करना बंद कर देगा ना, इसका मतलब हीट स्टोन ब्रिज तुम्हारा बैलेंस हो गया। डिटेक्शन तो मतलब अगर डिटेक्ट, जब तक डिटेक्ट कर रहा है तब तक तुम्हारा बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। हीट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन होता है R1/R2 तुम्हारा बराबर होना चाहिए R3/R4 के। जब एक गेन कर लेंगे ना, तो एक हीट स्टोन ब्रिज रेडी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डाल देता है, यहाँ रेजिस्टेंस डाल देता है, यहाँ डाल देता है, ठीक है। इसको सॉल्व करना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि इसका जो रेशियो है ना वो सेम आ रहा है, और जैसी रेशियो सेम आता है इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, हटाकर फिर उसको सॉल्व कर देते हैं। तो वही तो है हीट स्टोन ब्रिज को पहचानने का तरीका। यहाँ पर अगर डिटेक्ट कर रहा है करंट, इसका मतलब वो रेडी नहीं है हीट स्टोन ब्रिज तुम्हारा, और जैसे डिटेक्ट करना बंद कर दिया उसका मतलब वो ठीक है। तो तुमको अभी निकालना है R2 का वैल्यू। R2 बराबर हम लोग यहाँ से ऐसे करके, हाँ, वो जो कंडक्टिविटी सेल है ना यहाँ पर डाल देंगे, और 3 गो तो रेजिस्टेंस हम लोग को पहले से पता रहेगा, है ना। यहाँ पर डिफ्लेक्शन देख लेंगे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, हाँ, तभी ये बैलेंस्ड ब्रिज कहलाएगा, नहीं तो तुम ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो। जब डिफ्लेक्शन बंद होगा ना तभी ये फार्मूला हम लोग लगा पाएंगे और हमारा R2 निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। आगे दे रखा है, नाउ-ए-डे इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल व्हिच कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस। मतलब अब ऐसा आ गया है ना मटेरियल, मतलब कि जो डायरेक्टली इसका इंस्ट्रूमेंट ऐसा आ गया है, डायरेक्टली इसका कंडक्टेंस या इसका रेजिस्टेंस वगैरह मेजर कर सकता है। कंडक्टिविटी सेल कंटेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये दोनों प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेम चीज दिखाया है ना। इसको या तो इन दोनों वायर को या तो हीट एक्सचेंजर से जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा करके मेजर कर लो कि अंदर में क्या रेजिस्टेंस है इसका। जोड़ा हुआ तो नहीं है, इसमें भी तो कहाँ जोड़ा हुआ है, तुमको तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो तुम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तब तो पता चलेगा। देखो यहाँ पर जो है ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं। पिछला वाला में तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट लगा करके और मेजर कर लिए कि इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कितना है। पिछला केस में तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो तुम क्या किया था, इन दोनों सर्किट को हीट स्टोन ब्रिज था ना इस तरह से, हाँ, तुम क्या किया कि यहाँ पर इसको इस टर्मिनल को जोड़ दिया, ठीक है। और फिर हम लोग इन तीनों का रेजिस्टेंस पता था तो इसका हम लोग को पता चल गया। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि अब ऐसा मतलब मीटर आ गया है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और ऐसे भी ये भी रेजिस्टेंस जो नॉर्मल वाला भी होता है ना, उसको भी हम लोग मल्टीमीटर देखिए, पीला वाला से नाप लेते हैं, तो ऐसे भी बोल रहा है इसका भी मेजर कर लेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला और जानना है, इसको कप्पा पढ़ते हैं, ठीक है ना, कप्पा के टाइप का रहता है, के टाइप का है कप्पा, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। एक्चुअली बता रहे हैं, हमारा आर जो होता है ना वो क्या होता है, रो इंटू L/A, है ना। तो यहाँ से L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इस रो को हम लोग 1/कप्पा लिख सकते हैं इंटू C*. क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट, यहाँ से अगर हम लोग C* का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, K इंटू R। मतलब सेल कांस्टेंट हम लोग कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस कर करके निकाल सकते हैं। कप्पा हमारा कंडक्टिविटी,
आर रेजिस्टेंस एक कंडक्टेंस और एक हमारा सेल कांस्टेंट। देखो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना एम केसीएल सॉल्यूशन इज 1500 ओम। आर का वैल्यू लिख लेना। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट अब कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना। क्या लिखा है? व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। ठीक है, कंडक्टिविटी तुमको दिया हुआ है, मतलब के का वैल्यू दे दिया 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 ना, 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3। हम लोग को निकालना क्या है? सेल कांस्टेंट निकालना है। सी स्टार का वैल्यू कितना है? तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू 1/कप्पा इंटू सी स्टार ना। तो सी स्टार कितना हो जाएगा? आर के ना। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 1500 और के का वैल्यू 0.146। देखो तो कितना आ जाएगा? 1.5। अगर 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 और 0.146। तुमको तो बेसिक वाला याद ही है, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। इसी को बस चेंज कर देना है, रो को 1 कर देना है और इसको सी स्टार कर देना है, बस हो जाएगा। हाँ, दूसरा है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? व्हेन ए सर्टेन कंडक्टिविटी सेल was filled with 0.02 m which is a specific conductivity। दे दिया है ना 0.2768। इट हैज रेजिस्टेंस इतना, रेजिस्टेंस R दे दिया 82.40 ना। उसके बाद एट 25 डिग्री। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि विथ 0.0025। देख रहे हो ना, यहाँ पर KCl की जगह पर क्या ले लिया? K2SO4 चेंज कर दिया है ना मटेरियल, लेकिन सेल कांस्टेंट वही रहेगा, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, मटेरियल चेंज किया है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A होता है ना। L/A में तो कोई चेंजिंग लाया नहीं है, बस वो जो बोतल था, जो भी तुम्हारा कंटेनर था, उसके अंदर रखा लिक्विड बदल दिया है, तो L/A वही हो जाएगा जो पहला वाला में आया है। तो एक काम करते हैं, L/A पहले निकाल ही लेते हैं इसका। L/A उसको सी स्टार भी लिख सकते हो ना। तो 82.4 इज इक्वल टू 1/0.2 कितना था? 768 इंटू L/A। तो L/A अगर निकाल लेंगे तो 82.4 इंटू 0.2768 हो जाएगा ना। 0.80832। ठीक है, इतना ही लेते हैं। ठीक है, ये 0.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 82 से थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो गया है 82 से। अब उसके बाद अगला वाला दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बोल रहा है? विथ इतना m K2SO4 इट हैज ए रेजिस्टेंस, इसका R2 लिख लो, R2 दे दिया है 326। द कंडक्टिविटी K का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा? तो फिर से फार्मूला यूज करेंगे, R2 इज इक्वल टू 1/K इंटू L/A, वो 22.808। तो K बराबर आ जाएगा 22.808 और डिवाइडेड बाय 326 ना। देखो तो कितना आ रहा है? 0.069। इसको हम लोग लिखेंगे अप्रॉक्स 0.07 है ना। 69 को 7 में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद एक तो और नया टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कुछ अलग नहीं है, बस जैसे हम लोग पहले से कंडक्टिविटी के पढ़े थे ना, तो कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। ठीक है, पर यूनिट कंसंट्रेशन में जो कंडक्टिविटी होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, पर यूनिट कंसंट्रेशन मतलब एक निश्चित अमाउंट ले लो उसका,
उस अमाउंट में उसका कंडक्टिविटी कितना है वो पता करने का एक तरीका है। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन मेजर करने का बहुत सारा तरीका है। मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, बहुत सारा स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे ना डिफिनेशन। तो यहाँ पर जो इसको डिफाइन किया गया है ना, वो मोलारिटी को लेकर के डिफाइन किया गया है। अब मोलारिटी में देखो यहाँ पर होता है नंबर मोल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग क्या लेते हैं लीटर में, इसको अगर थोड़ा सा और बढ़ा दो ना तो K इंटू 1000 बटा मोलारिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, यही होता है ना। इस वॉल्यूम को ऊपर लिख सकते हैं, हाँ ऊपर कर दो, K इंटू 1000 इंटू V डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, ये जो हमारा कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है K इंटू V, ठीक है, वॉल्यूम इंटू कंडक्टिविटी। K तुम्हारा नॉर्मल कंडक्टिविटी है और V क्या है, वॉल्यूम है। अब यहाँ से दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा, अगर मान लो कि NaCl है, ठीक है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में तुम NaCl डाल दिया, ठीक है, तो NaCl 100 ग्राम डाले हैं, है ना, हाँ 100 ग्राम NaCl डाले, ठीक है। अब हम लोग क्या किए ना कि इसमें 1 लीटर पानी और बढ़ा दिए, अब क्या हो गया 2 लीटर हो गया। तो 2 लीटर हो गया तो उस समय कंडक्टिविटी का क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन हम लोग का स्टार्टिंग में, कंसंट्रेशन जो होता है, कंडक्टिविटी जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी घटेगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा उसका। हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन अगर घटा दें, कंसंट्रेशन रिड्यूस करते हैं, कंसंट्रेशन घटा रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पानी तुम एक्स्ट्रा मिला दिया ना नमक में, नमक में जितना ज्यादा पानी डालते जाओगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी कम रहेगा, कम कंडक्टर की तरह, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं या पानी डालते हैं, पानी डालने से कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि जितना पानी डालते जाओगे, जितना डिल्यूट करोगे या फिर जितना कंसंट्रेशन कम करोगे, ठीक है, कंसंट्रेशन कम करना मतलब डिल्यूट करना भी इसको बोलते हैं, डी यहाँ पर लिख देते हैं, डी को तुम बढ़ा रहे हो, डी बढ़ा रहा है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया, ये लाइन बहुत अच्छा से याद रखना है। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब कि सॉल्वेंट ऐड करना, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब कंसंट्रेशन डाउन होना, कंसंट्रेशन डाउन होने का मतलब ये और ज्यादा डिल्यूट हो गया, पतला हो गया, डिल्यूट होने का मतलब कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गया और मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। इस सबका यूनिट इसमें ऐड किया हुआ ना, यहाँ पर देखो के का यूनिट क्या हो गया, के का यूनिट कंडक्टिविटी का ही अच्छा खासा बड़ा यूनिट आ जाएगा। देखो आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल, तो के बराबर हो जाएगा एल बाई आर ए। तो एरिया लेंथ का तो हो गया मान लो मीटर, ए ओम अरे मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर लोगे तो सेंटीमीटर भी चलेगा। तो यहाँ पर ओम पर सीएम, सिर्फ के का इतना आ गया, पर ओम पर सीएम, एक तो ओम आया और एक तो सीएम के पावर -1 आया, एक तो ओम आया और एक क्या आया, लिख लेते हैं सारा, हाँ देख लेते हैं। हम लोग का अभी ए आया, ठीक है, के का वैल्यू, उसके बाद एम का दो बटा, एम का क्या था, नंबर ऑफ मोल, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, लीटर का, सीएम क्यू, सीएम का वैल्यू क्या, अच्छा यहाँ पर नंबर रहेगा इंटू वॉल्यूम, ऐसे हो जाएगा ना, वॉल्यूम तो ऊपर चला जाएगा, तो ओ एच एम सी एम -1 और भी का सी एम क्यू। देखो तो एक और क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला क्या पर है मोलर कंडक्टिविटी का, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम। अब देखो तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकाल पाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी ही निकालना है ना।
तो द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20, एम का वैल्यू कितना दे दिया, के का वैल्यू कितना दिया है 0.048 है ना। 0.048 by 0.02 124 आ जाएगा। यहाँ पर साइमन यूज होगा क्योंकि साइमन में दिया हुआ है यहाँ पर, जो उसमें रहेगा वही यूज। हाँ जो यहाँ पर यूनिट। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम निकालना है। आर दिया हुआ है, ये मतलब कि 1/रो, और 1/रो, रो बराबर क्या होता है, तो बराबर वो यहाँ से रो बाय ए होगा सर, AR/L ना, तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर हो जाएगा क्या L/AR ना। तो एल कहाँ से, लेंथ, हाँ लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और एरिया πr² ले लेंगे, बाय के हो जा रहा है 50 × 4 बटा 3.14 इंटू 5.55 है 5.5, हाँ डिवाइडेड बाय 0.5, 0.5 बस ना। अब डिवाइड करो तो 8713, तो ए वाला हम लोग का लैम्डा फाइनली कितना हो जाएगा, के का वैल्यू आ गया 87.135 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.05 ना, तो ये आ गया 87,135 बटा 5 इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तो 20 से मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, उतना ऑप्शन लग रहा है नहीं है कहीं। तो यहाँ गलती तुम की हो, डिवाइड 0.0114, तो यहाँ पर आ जाएगा 114, आर आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 0.5, देखो कितना आ रहा है 228 दिया जाएगा 2 आ रहा है ना। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी वैसा ही है, वहां पर बस मोलरिटी लिया था और यहाँ पर नॉर्मलिटी लेगा, हाँ बाकी सब सेम। ठीक है, तो अगर नॉर्मलिटी देगा तो बस सोल्व वैसे ही कर लेना, यहाँ पर बस एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। नॉर्मलिटी इसका डेसी मतलब 1/10 है, 1/10 0.1। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओवर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर का क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टिविटी पर। तो द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर पर तो डिपेंड करेगा ही कि वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम यूज कर रहे हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, है ना। द रीजन फॉर सच डिफरेंस इज डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट ऑफ देयर सॉल्यूशन। क्या लिखा है, द रीजन फॉर सच डिफरेंस इज डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ द आयन प्रेजेंट, हाँ आयन कितना प्रेजेंट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या स्ट्रॉन्ग वाला में ज्यादा आयन रहेगा, वीक वाला में आयन कम रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, आसानी से पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है, पढ़ लिए सारा कुछ हम लोग, प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। वीक वाला में क्या होगा, एसोसिएट लेस, है ना, डिसोसिएट लेस, कम टूटेगा। इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा। वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी विद डिल्यूशन, डिल्यूशन में वेरिएशन हम लोग देख लिए, पानी डालेंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगा। डिल्यूशन, डिल्यूशन मतलब पानी डाल रहे हो, कनेक्टिविटी बढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिल्यूशन, है ना। क्यों इंक्रीज कर रहा है वो देख ही चुके हैं हम लोग, बहुत लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हम लोग पढ़े ना अभी, नॉर्मलिटी वाला, दोनों तो सेम ही था, दोनों में बढ़ेगा। देखो एक बोल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीज। बोल रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ जा रहा है ना, इसलिए कनेक्टिविटी तो घट रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंडक्टिविटी। इट मे बी नोटेड दैट डिक्रीज इन के बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है लेकिन तुम्हारा वॉल्यूम है ना वो ज्यादा बढ़ रहा है, के का असर जो है वो कम पड़ रहा है।
जब वो वाटर लाइन तो हाँ, conductivity always decrease with dilution, both for weak and strong electrolyte. कंडक्टिविटी, ये नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, नॉर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला है कंडक्टिविटी निकालने का। और वो जो हम बोल रहे थे ना कि बी, वो जो असर पड़ेगा, देखो यहाँ पर टोटल कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल होता है तुम्हारा मतलब प्योर डिल्यूशन, मतलब 100% डिल्यूशन, ठीक है, पूरा पानी मिला दिए हैं एकदम, 100% डिल्यूशन लिमिटिंग वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम कंडक्टिविटी उसका ए है, तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी माइनस बी इंटू सी। सी तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ए वाला बढ़ेगा, ए वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। लेकिन अगर तुम डिल्यूट, तो ओवरऑल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। देखो अगर तुम पानी मिला रहे हो, ठीक है, वाटर मिला रहे हैं, तो कंसंट्रेशन तुम्हारा डिक्रीज करेगा, सी डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल ए जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा में से तुम कम घटाओगे, जितना कम घटाओगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा। तो वही हम लोग पढ़े, ये जो हमारा लैम्डा सी है ना, या फिर मोलालिटी है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपल वही बता रहा है, इसको तुम इससे भी कंपेयर कर सकते हो, y बराबर mx प्लस सी, तो तुम्हारा n के जगह पर b है, x के जगह पर रूट सी दे दिया है, और जो तुम्हारा कांस्टेंट है ना उसके जगह पर है तुम्हारा लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। इसका ग्राफ भी बना सकते हो, अगर ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस टाइप से आएगा, इधर तुम्हारा कंडक्टिविटी और इधर तुम्हारा कंसंट्रेशन, तो हमारा कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में और कुछ ऐसा हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का और तेजी से बढ़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस टाइप का। तो ये जो तुम्हारा बी है ना, यही टाइप है, टाइप ऑफ चार्ज, द चार्जेस ऑन द cation and anion प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिसोसिएशन, तोड़ने के बाद जो चार्ज प्रोड्यूस होगा ना cation and anion पर, वही तुम्हारा ए बी है। यहाँ यूज करेंगे 2 या फिर 1। यहाँ पर देखो ग्राफ बना हुआ है, जैसे जैसे हम लोग सी का वैल्यू घटा रहे हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटा रहे हैं या फिर जैसे जैसे डिल्यूट कर रहे हैं इसको, पानी हम लोग डाल रहे हैं, वैसे वैसे इसका कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखो इधर इधर तुम्हारा जो है ना डिल्यूशन सबसे ज्यादा है, कंसंट्रेशन सबसे कम, कंसंट्रेशन कम मतलब डिल्यूशन ज्यादा। ये दे दिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये दे दिया है, हाँ पानी में डालोगे तो देखो ना, यहाँ पर पानी तुम डाल दिया ना बहुत ज्यादा, ये पूरा अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, देखो कितना फास्ट कंडक्टिविटी बढ़ा है। हाँ माइनस था, लेकिन वो माइनस एक्टिव कब हुआ, जब उसने बहुत ज्यादा पानी डाल दिए। ये वाला देखो केसीएल तो तुम्हारा है और स्टार्टिंग से अच्छा खासा एक्टिव है, पानी मिलाया भी नहीं है, पानी मिलाने से थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन ये अभी पूरी तरह से बंधा हुआ है, पानी मिलाओ ना इसमें, फिर देखो कितना फास्ट कंडक्टिविटी बढ़ता है। जैसे चार्ज में टूट जाएगा ना, तो उसका कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का काफी तेजी से बढ़ जाएगा। ये अभी चार्ज में टूट नहीं रहा था, अभी यहाँ पर पूरी तरह से टूट गया है तो कंडक्टिविटी पूरा काफी बढ़ गया। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम पानी उसमें डालोगे ना तो बहुत तेजी से बढ़ता है इसका, और इतना फास्ट बढ़ता है ना कि इसको हम लोग कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। अगर कोई पूछेगा ना कि लैम्डा एम नॉट का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, मतलब हाईली डिल्यूटेड रहने पर, तो हम निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसको निकालने के लिए एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, उन्होंने एक तरीका बताया कि ऐसा करो, इतना ज्यादा डिल्यूशन करने पर पार्टिकल तो काफी दूर हो जाएंगे, ठीक है, Cl3 इतना पानी इसमें डाल चुके हैं, तो ये तो बहुत कम हो गया ना, बोला कि डायरेक्ट तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ इन्होंने बताया ना कि जब बहुत ज्यादा डिल्यूट कर लो ना, तो उसका जो कंडक्टिविटी है ना, उस मटेरियल का ना लेकर के उसका जो cation एनायन है ना उसका ले लो और उसको लिख करके ऐड कर लो। यहाँ पर ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज cation, जितना सारा cation मतलब 100 को है तो 100 ले लेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे उस cation का कंडक्टिविटी। तो उस cation कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, वो भी आगे देखेंगे। और इन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्ज वाला का भी कितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज वाला का कंडक्टिविटी ले लो और दोनों को ऐड कर दो।
अब सवाल ये है कि हम कंडक्टिविटी चार्ज का निकालेंगे कैसे, लेंगे कैसे। तो उसको निकालने के लिए हमने बताया कि तुम लोग ऐसा करो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो। स्ट्रॉन्ग वाला का तो पता रहता है ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग वाला का जो ग्राफ था वो इस टाइप से था, ऐसे था ना। तो इसका तो ये पता रहता है कि कितना है। तो बोला कि ऐसा ही करो, एक मान लो ए वीक है, ठीक है ना, इसका ए निगेटिव चार्ज है और ए पॉजिटिव चार्ज है। इसी निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का कनेक्टिविटी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे ना कि एक HCl लेंगे। HCl हमारा जो है स्ट्रॉन्ग कैटालाइट है, ठीक है। तो इसका HCl का ले लो, ये तो पता रहेगा, HCl का कनेक्टिविटी पता रहेगा। NaCl भी स्ट्रॉन्ग है, इसका भी पता रहेगा। HCl हम लोग जानते हैं कि वो ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस में। ए ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, और Cl 3 स्टीरियो वाला Na जो था इसमें ब्रेक होगा। हमको पता करना है इसका और इसका, है ना। इन दोनों को, तीनों को बोले कि जोड़ घटाव कर करके ऐसा करो ना कि सब कुछ कैंसिल हो जाए और लास्ट में सिर्फ ए वाला खाली बचे। तो उसके लिए क्या बोला है, इन द एबव इक्वेशन ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को बोल रहा है कि जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, 2 और 3 को जोड़ लो। हाँ, बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ लो। देखो तो सब्ट्रैक्ट करके लास्ट वाला वो आ रहा है, कहाँ गया मोबाइल मेरा, है ना। जोड़ घटाव सब करोगे ना तो फाइनली तुम्हारा ये वाला आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब आ जाएगा, तुमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, निकल जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना टूटा है वो निकालने का एक तरीका है। हम लोग कनेक्टिविटी म्यू सी बटा म्यू इंफिनिटी, ठीक है। जो किसी कंसंट्रेशन पर कनेक्टिविटी ले लो और इन्फिनाइट डिल्यूशन पर कनेक्टिविटी ले लो, उसी को बस डिवाइड कर दो तो अल्फा आ जाएगा। और एक तो लास्ट हम लोग का है के, ठीक है। एक आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने में हेल्प मदद मिलता है, उतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इट इज हेल्पफुल टू डिटरमिनेशन ऑफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर निकालना हो तो वहां पर ये हेल्पफुल होगा। वैसे लास्ट था, तुम एक बार क्या करो ना,